नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए 1857 के विद्रोह को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अच्छे से पढ़िए 1857 का विद्रोह। रीजन ये है कि आपको प्री में भी पूछे जाएंगे यहाँ से सवाल और आपको मेंस में भी एक आंसर राइटिंग में मिल जाता है यहाँ से सवाल। ठीक है, चाहे जेपीएससी की बात कर लीजिए चाहे बीपीएससी की बातें कर लीजिए, आप प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देख लीजिएगा। देखिए एनसीईआरटी 12 को आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, मैं आपको क्या बता रहा हूं समझिए ध्यान से। इसमें टोटल आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, एनसीईआरटी 12 में केवल 4 चैप्टर ही है भाई। चैप्टर 1 में आपको क्या पढ़ना है कि भारत की जो सामाजिक या फिर भारत का समाज कैसा था उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। चैप्टर 2 में आपको 1857 जितने उपनिवेशवाद वगैरह चीजें यहीं पढ़ेंगे। 1857 का विद्रोह सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे आप। थर्ड चैप्टर में पूरा गांधी युग, गांधी जी की जो भी विचारधाराएं रही है, गांधी जी की जो जीवनी रही है, गांधी जी के जो आंदोलन, वो सब चीज आपको यहाँ पढ़ना है। और चौथे चैप्टर में संविधान का निर्माण कैसे हुआ ये आप पढ़ेंगे। इसको तो मैंने पॉलिटी में करा दिया है, हिस्ट्री में भी कराऊंगा। बहुत अच्छे से गांधी जी के बारे समझेंगे, सुनेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, उनकी विचारधारा को समझेंगे। जो उन्होंने हिंसा का जो रास्ता था उन्होंने कभी अपनाया ही नहीं। उनको पता था कि कब विद्रोह करना है और उनको पता था कि कब विद्रोह को रोक देना है। ये सबसे अच्छी क्वालिटी थी गांधी जी के पास, तो उसको भी समझेंगे हम लोग। 1857 का विद्रोह चल ही रहा है भाई, आराम से पढ़िएगा, बहुत डिटेल करके मैं ले चलूंगा आपका मेंस लेवल तक। बल्कि आप इंटरव्यू में भी बैठेंगे तो आप जवाब बहुत अच्छे से 1857 के विद्रोह से क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं छूटेगा आपसे। ठीक है, देखिए पॉलिटी में अब आप बिंदास रहिएगा। मैंने पॉलिटी में भी पूरा पॉलिटी नहीं पढ़ा है जेपीएससी बैच में, बहुत ज़्यादा क्लासेस भी नहीं लिया। लेकिन अगर आपने जेपीएससी का ट्रेंड देखा है, मेंस के क्वेश्चन का अगर आपने एनालिसिस किया है, तो मैंने आपको बताया भी है, बैच में करवाया भी है, क्वेश्चन भी करवाया कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 4 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैंने दिए हैं आपको, है ना, बताए हैं। और यूट्यूब में भी शायद मैंने डाला है वो वीडियो, क्या क्या एक्सपेक्टेड है जो इस बार पूछे जाएंगे। देखिए जेपीएससी का जो मेंस जो है ना बहुत टिपिकल नहीं है भाई, निर्धारित है उनका पैटर्न, उसी पैटर्न पे ही क्वेश्चन रहेगा। और पॉलिटी में तो मैंने कहा भाई शब्दों का खेल होगा, कंसेप्ट बैठा लीजिए। और मैंने इतना समय अभी पॉलिटी में अभी और लूंगा भाई। मेनली मुझे, अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो एक बार मैं फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दूं, मौलिक अधिकार, सारा मंडल कमीशन वगैरह वो सब चीज देखेंगे, ओबीसी में क्या छूट कैसे मिली, वो सब चीज जानकारी मैं आपको बताऊंगा। देन अब आप समझिएगा, उसके बाद पॉलिटी आपका आसान हो जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर स्टेट पॉलिटी में हम लोग आ जाएंगे तो बहुत ज्यादा वहां से मेंस में क्वेश्चन नहीं बनता, पीटी में बनता फैक्चुअल। लेकिन फंडामेंटल राइट्स तक आप देखिएगा यहीं से ट्रेंड रहा है। चलिए ये तो खैर पॉलिटी में बातें हो गई। तो चलिए हम लोग बातें करेंगे 1857 के विद्रोह का, आगे कंटिन्यू करेंगे। और देखिए नोट्स जब मैं आपको दे रहा हूं एकदम आराम से। अब आप बिल्कुल सोचेंगे कि भाई बैच तो आपने बोला सर पीटी का, तो देखिए मैं मेंस में इसीलिए करवा दे रहा हूं, मेंस का भी मैं बहुत कुछ आपको दे दूं। मतलब पीटी आपका निकलेगा, मेंस आप जब जाइएगा कहीं भी तैयारी करिएगा, या आप हमारे साथ ही जब भी करें तैयारी, या जब आप पढ़ेंगे या क्वेश्चन देखेंगे, आप कहेंगे सर पीटी में ही हमारा 80% तैयार हो गया भाई। देखिए साइंस के लिए आपको सोचना नहीं है, मेंस में आप उठा लीजिए ना भाई। मुझे बताइएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से जो पूछा गया क्वेश्चन क्या नहीं बना रहे हो, जो मैंने नोट्स दिया है क्या सिस्टमेटिक वे में नहीं लिखा हुआ। पॉलिटी मैंने बता दिया, हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में आज देखिए या तो 1857 का विद्रोह से रहेगा मेंस में क्वेश्चन, लिख लीजिए। और जो मैं आपको कराऊंगा गांधी युग जो भी है, संविधान, ये सब चीज हम आपको करा ही देंगे, तो टेंशन फ्री रहिएगा। तो वही मैं बता रहा हूँ ना, ये मेंस की तैयारी करेंगे तब आप मेरे को याद करिएगा। और ये भाई देखिए ऑफर में ही आप लोग जुड़ने का प्रयास करिए। और बहुत मिनिमम फी 2000 में स्टूडेंट जुड़े हैं जेपीएससी बैच में, जो स्टार्टिंग मैंने लॉन्च किया था तब भी मैंने दिया था कि जुड़ जाइए, जो जुड़ गया उनको फायदा आज। फिर 4000, फिर फी बढ़ती गई, मैंने कहा कि कंटेंट ऐड होते जाएगा। इस बैच का फी 10,000 तक आपको देखने को मिलेगा भाई। और इसीलिए देखने को मिलेगा ना कि यहाँ पे आपको मैं कंसेप्ट के साथ साथ नोट्स भी दे रहा हूँ बस। लेकिन अभी तो शायद 5000 के आसपास 6000 अभी रहेगी भाई, तो जुड़ जाइए। अंतिम समय में आपको जुड़ना पड़ेगा, याद रखिएगा। और ये मैं बोल दिया ना, बीपीएससी वाले भी याद रखिएगा, आपको भी बहुत फायदा मिलेगा। और अभी आप बीपीएससी में बैठेंगे भी। खैर चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को। एप्लीकेशन लिंक कमेंट सेक्शन में सब में दिया हुआ, ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ तो चलिए आगे आज हम लोग बातें करेंगे। देखिए बातें हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा क्या समझा पहले उसको एक बार रिकॉल करते हैं। अभी हमने ये समझा सर कि जो आपका 1857 का जो विद्रोह है, ठीक है, देखिए एक बात इसमें
क्वेश्चन आपको इंटरव्यूअर भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? जब 1857 के विद्रोह की हम लोग जब प्रकृति पढ़ेंगे, नेचर पढ़ेंगे और उसके जब परिणाम को पढ़ेंगे और उसकी असफलताओं के कारण के बारे जब जानेंगे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में। उसमें हम लोग ये देखेंगे उसके नेचर में कि कुछ अंग्रेज आएंगे 1857 के विद्रोह के बारे में बताएंगे ये कैसा विद्रोह था। तो एक अंग्रेज है जिनका नाम है लॉरेंस, ठीक है, क्या नाम है मेरे भाई उनका नाम है लॉरेंस, और एक है सिल्ले। इन्होंने क्या कहा कि 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह है, ठीक है। ये कैसा विद्रोह था? सिपाही विद्रोह था। मतलब अंग्रेज का ये कहना था भाई कि सिपाहियों, जो भारतीय सिपाही थे, सैनिक थे, जो ब्रिटिश के सैनिक में शामिल होते थे, इन्होंने क्या किया? विद्रोह किया, और इनके फलस्वरूप हमने इनको क्या किया? जैसा कि मंगल पांडे, उनको फांसी की सजा 8 अप्रैल को हमने दे दी। तो मतलब उन्होंने, अंग्रेजों ने 1857 का विद्रोह को सिपाही विद्रोह कह करके इस विद्रोह की जो महत्ता थी, यानी कि जो इंपॉर्टेंस थी, उसको कम आंकने की, मतलब उनको प्रसार करने की या बताने के लिए समाज में ये मैसेज दिया। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है, क्या ये सिपाही विद्रोह था? हमें बताइए। वीर कुंवर सिंह जो बिहार से नेतृत्व किए, जो 80 साल के व्यक्ति हैं, क्या ये सिपाही थे? नहीं थे। रानी लक्ष्मीबाई, क्या ये सिपाही थी? नहीं। बेगम हजरत महल, क्या ये सिपाही थे? नहीं। तो किसी भी एंगल से ये तो सिपाही विद्रोह था ही नहीं। तो अभी देखिए, ये आप इसको सकारात्मक वे और नकारात्मक वे दोनों को पॉइंट को आपको समझाना पड़ेगा। इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछ लिया या मेंस में अगर आ जाएगा तो हमें ना तो भाई सकारात्मक में ही पूरा चले जाना है, अच्छा ही बातें करनी है, ना ही पूरी खराब बातें करनी। क्या करेंगे हम लोग? बीच में रहेंगे मेंस में, ठीक, या इंटरव्यू में भी कुछ भी हो। चलिए भाई, हाँ, तो हम बात कर रहे थे 1857 के विद्रोह के बारे में। तो हमने ये जाना फर्स्ट क्लास में कि ये जो 1857 का विद्रोह, जो वो विद्रोह थी जिसके बाद अंग्रेज को भारत छोड़ करके जाना पड़ सकता था। मतलब भारत की जो इतिहास में आप 1857 के बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री में आप सारे आंदोलन को पढ़ते, शायद वो आपको नहीं पढ़ना पड़ता। ये 1857 का विद्रोह अगर असफल नहीं हुआ होता, मतलब कि ये इतना भयानक विद्रोह रहा ये, तो अब इतना बड़ा ये विद्रोह जिसकी आपने तत्कालिक कारण क्या पढ़ा सर? चर्बी वाले कारतूस। तो क्या चर्बी वाले कारतूस के कारण इतना बड़ा विद्रोह हुआ? नहीं। मैंने आपको बताया कि ये कहानी है शोषण की। 100 साल तक अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर क्या कर रहे थे? शोषण कर रहे थे। भारतीयों के ऊपर क्या किए? शोषण कर रहे थे। और ये शोषण का परिणाम आपको मिला 1857 का विद्रोह। अब ये कैसे शोषण हुआ? तो मैंने आपको बताया था बक्सर पलासी का युद्ध मैंने बताया, और फाइनली 1765 में क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि से पूरे बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, इधर बिहार, यूपी, झारखंड और उड़ीसा, ये सारे क्षेत्र से दीवान यानी कि टैक्स वसूली करने का अधिकार किसको मिल गया था भाई? अंग्रेजों को मिल गया था। तो यहां से भारत के खजाना को क्या किया जा रहा था? लूटा जा रहा था। साथ के साथ 1798 में क्या हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि की गई, यानी कि जो प्रांत, जो क्षेत्र में जो राजा थे, उनको क्या कहा कि भैया सहायक संधि करिए। और हैदराबाद के निजाम तो जो थे सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले थे। ये सब हमने बता रखा है कि आप ही राजा रहेंगे, लेकिन आपके क्षेत्र में जो सेना रहेंगे, आपके क्षेत्र की जो रक्षा करने के लिए, वो अंग्रेजी सेना होंगे। यानी अगर आपके ऊपर कोई हमला कर दिया अंग्रेज, तो अब आपका तो कोई सैनिक रहा नहीं भाई, सहायक संधि आपने कर लिया, अब ये सैनिक किसके? अंग्रेज के हैं, तो क्या हुआ? आपका साथ देंगे? नहीं। चलिए आगे बढ़िए। फिर हुआ आपको 1848 की बात है ना? जी हाँ, 1848 में डलहौजी आए और उन्होंने हड़प नीति, व्यापगत का सिद्धांत जो मैंने बताया है, उनके द्वारा कई सारे क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। और फाइनली 1856 में क्या था? एक कुशासन के आधार पर, जिसको अवध को अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में क्या किया? मिला लिया था। यानी यहाँ पे बोला गया कि जिन राजा का पुत्र नहीं होगा, उस राजा के मृत्यु के बाद वो क्षेत्र क्या हो जाएंगे? अंग्रेजों में विलय हो जाएगा। और कुशासन के आधार पे मतलब कि जैसे अवध का जो राजा था उसके पुत्र थे, अब पुत्र थे तो भाई उसको हड़प नीति से तो अंग्रेज अपने साम्राज्य में शामिल नहीं कर सकते थे। तो उनको कहा कि भैया कुशासन के आधार पर, मतलब कि
आप जो शासन कर रहे हैं अच्छी प्रकार से नहीं कर रहे पा रहे हैं, इसीलिए आपका जो साम्राज्य जो क्षेत्र है अवध वाला वो अंग्रेजों के अधीन होता है। तो देखिए इस प्रकार से इधर एक अलग शोषण चल रहा है, राजनीतिक शोषण और विस्तार रूप ले रहा है अंग्रेज। इधर आपका टैक्स वसूली, आर्थिकरण में भू राजस्व को वसूली करना, 50-50% टैक्स की वसूली की जा रही थी। अकाल जैसी स्थिति, किसान के खेती नहीं कर पा रहे थे, इसके बावजूद भी किसान को क्या करना पड़ रहा था भाई, टैक्स क्या करना पड़ता, पे करना पड़ रहा था। अब पैसे ना होने के कारण किसान, भारतीय किसान क्या हो गए, अपने किसान अपने जमीन को बेच बेच करके क्या बन गया भाई, वो एक मजदूर बन गया। इधर किसानों के ऊपर शोषण इस तरह से चला। कृषि का क्या किया गया, वाणिज्यकरण किया गया, मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया। मतलब भारतीयों से, किसानों से क्या किया गया भाई, वैसे फसलों की खेती कराई गई जैसे कि अफीम की, चाय की, कॉफी की, जिसका एज ए रॉ मटेरियल अंग्रेज कर रहे थे अपने देश में। जो इंडस्ट्री बैठाई हुई थी एज ए रॉ मटेरियल वो भारत से ला रहे थे, और भारत की जो प्रोडक्ट थी उनके प्राइस को इंक्रीज कर दिए। 1813 के बाद सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावे जितने इंग्लैंड की जो भी कंपनियां थी भारत के साथ अब व्यापार करने लग गए थे। तो मतलब इस तरह से फिर सैन्य, आपने देखा कि जो भारतीय सैनिक हुआ करते थे उनकी सैलरी कम होती थी, ना ही उनका प्रमोशन होता था। तो ये प्रकार से 100 साल तक, यानी कि 1765 से लेकर के 1856 यानी कि 100 साल तक ये जो शोषण रहा। और इसमें चिंगारी का जो काम किया, चर्बी वाले कारतूस, है ना, चर्बी वाले कारतूस, यहां तक चीजें हैं। तो ये 1857 का विद्रोह आपको परिणाम में देखने को मिलता है। तो चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहां से। अब हुआ क्या था, जैसे कि हमने यहाँ पे खत्म किया, तो इसको एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि हमने आपको ये भी बताया था पिछले क्लास में कि ये शोषण के कारण फिर क्या हुआ, एक रणनीति बनाई गई कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करेंगे भाई, अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह करेंगे। जो 31 जो डेट रखा गया था 31 मई 1857 को, लेकिन ये विद्रोह 31 मई से पहले ही हो जाने के कारण, और ये विद्रोह हर क्षेत्र में, भारतीयों के हर क्षेत्र में, पूरे प्रांत में एक समय नहीं हुआ और पूरे भारत में विस्तार नहीं हुआ था। जैसे कि भारत के दक्षिण में बात कर ले या भारत के उत्तर में, जैसे कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, सिंध वाला क्षेत्र, नेपाल वाला क्षेत्र, यहाँ पे 1857 के विद्रोह में ये लोग पार्टिसिपेट नहीं किए। नर्मदा नदी से जितने भी दक्षिण का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, पूरा साउथ इंडिया, वहां पे 1857 का विद्रोह नहीं हुआ। तो एक तो असफलता का रीजन आप समझ पा रहे हैं कि पूरे क्षेत्र, पूरे भारत क्षेत्र में इस विद्रोह का विस्तार नहीं हो पाया। नहीं होने का पीछे का रीजन एक ये कि ये विद्रोह की रणनीति जो बनाई गई थी रनोजी बापू के द्वारा और अजीमुल्ला खां के द्वारा लंदन में, कि हम 31 मई को 1857 का विद्रोह करेंगे। लेकिन ये विद्रोह 20 दिन पूर्व 10 मई से ही, 11 मई को ही आपको आपने देखा कि स्टार्ट हो गया। खैर अभी हम लोग आगे देखेंगे। भी तो हमने आपको बताया था तत्कालिक कारण क्या, कि लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आते हैं, और इन्होंने क्या करा कि जो सैनिक हुआ करते थे, अंग्रेज सैनिक जो थे, और उसमें ही भारतीय सैनिक भी क्या करते थे भाई, सम्मिलित होते थे। भारतीय सैनिक में हिंदू मुस्लिम दोनों हुआ करते थे। तो उन्होंने उस समय जो राइफल यूज हुआ करती थी, ब्राउन बेस राइफल की यूज होती थी, उनको रिप्लेस किया गया था एनफील्ड राइफल से। अब इस एनफील्ड राइफल की खासियत ये थी कि इसमें जो कारतूस जो यूज किया जाता था, एक्चुअली देखिए रिप्लेसमेंट का रीजन ये था कि जो ब्राउन बेस राइफल जो हुआ करती थी, इससे गोली लगने के बाद भी लोगों की मृत्यु नहीं होती थी। तो आप गोली चला रहे हैं और लोगों की मृत्यु नहीं हो रही है, तो भैया फिर ऐसा गोली चलाने से फायदा ही क्या है, कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर रिप्लेसमेंट किया गया और लाया गया एनफील्ड राइफल को। तो इस एनफील्ड राइफल में सबसे मेन खासियत ये थी कि इसमें जो कारतूस यूज किया जाता था, इस कारतूस में ये जो है जहर डाल दिया जाता था। अगर वो गोली आपके बॉडी में लग गई तो पूरी बॉडी में जहर फैल जाती थी और उससे आपकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन इस जहर युक्त कारतूस में क्या होता था, क्या किया गया, चर्बी का लेयर का प्रयोग किया गया। ये अफवाह ऐसा फैल गया पूरा। अब आपको पता है कि अफवाह कितनी जल्दी फैलती है, सच्चाई को फैलने में समय लगती है। और ये फैल गया कि चर्बी का लेयर यूज किया जा रहा है, जिसको आप दांत से खींच करके, एक्चुअली उसको कारतूस को दांत से खींचना पड़ता था और उसके बाद उस एनफील्ड राइफल में उसको लोड किया जाता था। और ये चर्बी जो थी गाय और सुअर, तो जो भारतीय थे भाई, जिसमें जिसमें हिंदू और मुस्लिम भारतीय सिपाही शामिल थे अंग्रेज के सैनिक में, तो भाई उस समय या आज भी अगर आप देखेंगे तो धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। धर्म के लिए लोग जान भी दे रहे हैं आज। और आज भी अगर देखे जाए तो पूरा पॉलिटी, राजनीति ही धर्म के ऊपर चल रही है, हिंदू मुस्लिम यही सब आप देख भी रहे हैं। तो ये तो उस समय की बात है जब उसमें रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हुआ करते थे, जो अपनी प्रथाएं
चाहे वो प्रथा अच्छी हो चाहे खराब हो, अगर उसके खिलाफ लोग काम करते थे वो भी तो आंदोलन हो जाती थी। तो जब बात धर्म के ऊपर आ जाती है तो आपको पता है कि फिर आपके ऊपर कोई भी शोषण हो आप सह लीजिए, लेकिन आपका धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए। तो भाई यही कहा गया जो भारतीय थे, हिंदू और मुस्लिम सैनिक, कि जब हमारा धर्म ही नहीं बचा रहा, जिंदा रहा, तो फिर हमें जीवित रहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसी को लेकर के यही एक मेन रीजन बनेगा, चर्बी वाले कारतूस की घटना जो है इस विद्रोह का तत्कालिक कारण बनता है। ठीक है, यहां तक हमने कल तक डिस्कशन किया था। तो अब आगे आइए, यहां से ये सब हमने स्टैटिक पार्ट जो था ये कवर किया। अब आगे बढ़िए, देखिए अच्छा एक चीज और भी समझिएगा, एक वर्ड आपको मिलेगा और ये वर्ड से आपका बीपीएससी ने सवाल पूछा है। एक शब्द आपको मिलेगा गैरीसन शहर। ठीक है, गैरीसन शहर अंग्रेज कहते थे, किसको कहते थे ये भी समझ लीजिए। अंग्रेजों की एक सैन्य अड्डा होती थी, यानी कि अंग्रेज की क्या होती थी, जो उसको आप बोलते हैं ना सैन्य छावनी। तो अंग्रेज क्या करते थे, कुछ शहरों में सैनिकों का अड्डा बना लेते थे, तो उस शहर को क्या कहा जाता था, गैरिसन शहर। जैसे कि वेस्ट बंगाल का बैरकपुर हो गया, मेरठ हो गया, कानपुर, यहाँ पे अंग्रेजों ने अपनी सैन्य अड्डा बना रखा था। तो इन सारे को क्या कहा जाता था अंग्रेजों के द्वारा, गैरिसन शहर। आगे आपको मैं बताऊंगा जब कानपुर पढ़ेंगे तब। चलिए भाई, तो वेस्ट बंगाल में बैरकपुर में क्या हुआ, वहां पे जो सैनिक छावनी थे, 34वें रेजिमेंट की बात है, 29 मार्च 1857 को यहाँ पे एक सिपाही है मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे सिपाही है, इनको पता है भाई, ये बातें जब पता चली तो ये गए वहां पे, सर्जेंट जो थे वहां पे बाग, और जो कर्नल लेफ्टिनेंट थे ह्यूशन, उनसे कहा, उनसे पूछा कि जो कारतूस का जो इस्तेमाल किया गया उसमें जो चर्बी का जो लेयर चढ़ाया गया है, क्या ये बात सही है, और अगर सही है तो हम भाई ये कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि हम ये राइफल यूज नहीं करेंगे। तो देखिए एक सिपाही रैंक का व्यक्ति, मंगल पांडे जो एक सिपाही, एक कांस्टेबल रैंक का व्यक्ति और ऑफिसर से आकर के डायरेक्ट ऑफिस में घुस करके, समझिए कि भाई एक प्रकार का ऑर्डर दे रहा, तो इनको काफी गुस्सा आया और इन्होंने कहा कि भैया आप फौज में अब आ गए हैं, तो अब हाँ या ना यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ पे सब कुछ जो एक बार ऑर्डर हो गया वो आपको करना ही पड़ेगा। तो मंगल पांडे ने, भाई सिंपल सी बात है, इन्होंने देखा कि जब हमारा धर्म ही जिंदा नहीं रहा तो फिर हम जिंदा रह करके क्या फायदा। इन्होंने क्या कर दिया, सर्जेंट बाग और कर्नल लेफ्टिनेंट ह्यूशन के ऊपर आक्रमण कर दिया और गोली से इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई दोनों की। क्वेश्चन बताऊंगा मैं अभी। तो भाई अब आनंद फानन में देखिए, घटना है 29 मार्च की, और 8 दिन 9 दिन के बाद ही क्या हुआ, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। मतलब समझिए कितना फास्ट, 8 दिन के अंदर अंदर आपको फांसी की सजा दे दी गई। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि ये अफवाह पूरे भारत में फैल चुकी है, सारे भारतीय सैनिक क्या कर रहे हैं भाई, विद्रोह कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं कि हम इस कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इन्होंने एक मैसेज दिया कि भैया जो विद्रोह करेंगे देख लीजिए क्या इसका परिणाम होगा। मंगल पांडे 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा, ये परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ये आनंद फानन में इसलिए ये डिसीजन लिया गया तुरंत ही। ठीक है, तो इनको मृत्यु याद रखिएगा। तो चलिए पहले सवाल को देखिए, जो मंगल पांडे है कहाँ से, किस छावनी से, किस रेजिमेंट से, वेस्ट बंगाल के बैरकपुर के 34वें रेजिमेंट से थे। इन्होंने वहाँ के जो सर्जेंट बाग है और लेफ्टिनेंट ह्यूशन की हत्या कर दी थी 29 मार्च 1857 को। इनको फांसी कब दी गई, 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, अब ये बात जो है मेरठ पहुंच रही है। ठीक है, मेरठ में भी क्या है भाई, सैन्य अड्डा है अंग्रेजों का, जहाँ पे भारतीय सिपाही है। तो यहाँ के भी सिपाही, यानी कि मेरठ में जो भारतीय सिपाही है वो भी क्या किए भाई, उन्होंने भी देखा कि भाई ये तो बात सही है कि चर्बी वाले जो कारतूस का इस्तेमाल करना और साथ के साथ ये गलत है, और साथ के साथ मंगल पांडे को फांसी की भी सजा। तो इन्होंने भी क्या कहा, सारे सिपाही मेरठ के, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया या विरोध किया उनका। तो इस विरोध के फलस्वरूप जो भारतीय सिपाही थे, कुछ भारतीय सिपाहियों को अंग्रेजों ने क्या कर लिया, जेल में बंद कर दिया। अब मैं यहाँ पे ये कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ क्योंकि जो मैंने आपको स्टैटिक में बताया था कि इस विद्रोह का जो प्रतीक चिन्ह है रोटी और कमल है ना, कमल और रोटी, उसके पीछे की मैं बातें बता रहा हूँ। तो देखिए मेरठ की ये बातें हैं, समझिएगा ध्यानपूर्वक। मेरठ में जो सैन्य अड्डा है, यहाँ पे जो भारतीय सिपाही है इन्होंने विद्रोह किया, तो इसमें से कुछ सिपाहियों को अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया और कुछ भारतीय अभी बाहर है। तो अब इन्होंने सब मिल करके, जो जेल में बंद है और जो ये भारतीय हैं, इन्होंने प्लानिंग किया भाई कि कौन हमारे साथ है कौन हमारे साथ नहीं है। तो इसका पता कैसे चलेगा भाई, तो इसके लिए भाई क्या किया गया, कमल और रोटी का चिन्ह का इस्तेमाल किया गया। कहा गया कि जब भी आप मेस जाएंगे तो रोटी जब आपको मिलेगा तो उठा करके दिखा देना, मतलब हम समझ जाएंगे कि आप हमारे साथ है इस विद्रोह में साथ देने के लिए, या हाथ में कमल लेकर के बस आपको शो ऑफ करना है कि हम समझ जाएंगे कि आप भारतीय हैं। ठीक है,
तो बस यही हुआ और 10 मई की ये बात है। सभी मिल करके, ठीक है, जो जेल में बंद थे उनको छुड़ाने के लिए, जो बचे हुए जो जेल में बंद नहीं थे, तो ये रोटी और कमल, ये चिन्ह प्रतीक समझ में आ गया। 1857 का विद्रोह, इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है, चलिए आइए पढ़िए पहले इसको। मेरठ के सिपाही ने क्या किया, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग का विरोध किया और सभी सैनिकों ने प्लानिंग किया कि हमारा, अच्छा ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो क्या क्या, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने के साथ साथ जितने अंग्रेजों के पास जो भी हथियार थे, सब हथियारों को लूट लिए भारतीय सैनिकों ने और इन्होंने क्या किया, दिल्ली की ओर रुख किया। तो देखिए पूछेगा, जो मेरठ में जो, या फिर कहा जाए 1857 का विद्रोह का प्रारंभ यही 10 मई से हो चुका है। कहां पे हुआ ये विद्रोह, मेरठ के सैन्य अड्डा में, सैन्य छावनी में। और ये 10 मई के रात ही रात सारे के सारे सिपाही मेरठ से जो जेल में बनते उनको भी छुड़वा लिए और सारे हथियार अंग्रेजों से लूट करके ये कहां पहुंच रहे हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं। ठीक है, और बिपिन चंद्र की किताबें जब आप पढ़ेंगे तो उनके साफ साफ पुस्तकों में लिखी गई है कि वो सुबह की जो किरणें जो अच्छी सा भी निकली भी नहीं थी और एक झुंड पूरा सिपाहियों की, भारतीय सिपाहियों की, और हाथों में 4-4 हथियारों से लेस होकर के आ रहे, तो वो एक अलग सा ही नजारा था। आप जब बिपिन चंद्र पढ़ेंगे तो आपको वो सारी लाइनें पढ़ेंगे, बहुत अच्छी किताब है, बिपिन चंद्र को पढ़ना भी चाहिए। बाकी हम आपके साथ है भाई, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं हर चीज यहाँ बता दे रहा हूँ वैसे तो। खैर ठीक है, चलिए तो दिल्ली अब जा रहे हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कौन है, मुगल बादशाह है। मुगल बादशाह कौन है भाई, मुगल बादशाह कौन है, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, मुगल बादशाह कौन है यहाँ पे, बहादुर शाह द्वितीय। तो मेरठ के सारे सिपाही पहुंचे हैं मुगल बादशाह के पास। अब याद करिए ये मुगल बादशाह कौन है, बहादुर शाह द्वितीय, ये भी क्या है, अंग्रेजों से परेशान है। क्यों है, कल का याद करिए सेशन मैंने बताया था कि बहादुर शाह द्वितीय जो मुगल बादशाह है, इनको क्या क्या कहा अंग्रेजों ने, सबसे पहले ये कहा कि भैया आप जो इतने बड़े किले में, यानी लाल किले में जो आप रह रहे हैं, आपके मृत्यु के बाद कोई दूसरा मुगल बादशाह ना तो बनेगा, ठीक है, मतलब बादशाह नहीं होगा, उसका छोटा रैंक में कोई अधिकारी रहेगा और वो यहां नहीं रहेंगे, वो लाल किला छोड़ के कहां जाएंगे, कुतुब मीनार में। तो पहला तो एक मुगल बादशाह का यहीं पे क्या हुआ, एक प्रकार का इनका मतलब अपमान हुआ। दूसरा, जो मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय के जो सिक्के चलाए जाते थे उनसे उनका नाम को हटा दिया गया। तो भाई यहां से मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय भी अंग्रेजों से परेशान है और अंग्रेजों के विद्रोह करने के लिए भाई बस व्यक्ति थे कि कोई आगे साथ दे दे। और ये अच्छा मौका है कि मेरठ के सारे सिपाही मुगल बादशाह के पास आ रहे हैं और मेरठ के सिपाहियों ने कहा मुगल बादशाह को कि आप भारत के बादशाह हैं, ये घोषित हम लोग करते हैं और आप इस विद्रोह का बस नेतृत्व करिए, हम आपके साथ हैं इस विद्रोह में। मेरठ के सिपाहियों, भारतीय मेरठ के सिपाही जो थे, उन्होंने ऐसा कहा। बस यही इंतजार भी है मुगल बादशाह को भी कि हाँ कोई आए हमारा साथ दे अंग्रेजों के साथ विद्रोह करने के लिए। तो मुगल बादशाह जो बहादुर शाह द्वितीय हैं, इनके जो सेनापति हुआ करते थे, इनका सेनापति इनका पुत्र हुआ करता था मिर्जा मुगल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज लिखा हुआ, मैं अभी आऊंगा, पहले स्टोरी समझिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। देखिए स्टोरी सुनना इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टोरी से कहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लाइनें पढ़ते रह जाइए, किताबें आपको मिलेगी नहीं क्वेश्चन। लेकिन 1857 के विद्रोह में क्या होता है कि इनका जो सेनापति है मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का, इनका पुत्र मिर्जा मुगल, इनको क्या किया गया भाई, बहुत अधिक अनुभव नहीं है युद्ध करने का। तो अनुभव कम होने के कारण मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय ने बख्त खां को सेनापति नियुक्त किया। तो ये सवाल है बीपीएससी का मिर्जा मुगल से, और किसी को पता नहीं भाई, सब बख्त खां याद किए हुए हैं, लेकिन मिर्जा मुगल से सवाल पूछा गया था कि जो बहादुर शाह द्वितीय थे उनके सेनापति कौन थे, तो उनके पुत्र मिर्जा मुगल ही थे, उनके पुत्र ही उनके सेनापति थे। लेकिन इनके अनुभव की कमी होने के कारण 1857 का विद्रोह के नेतृत्व करने के लिए सेनापति बख्त खां को चुना गया था। क्लियर है यहाँ तक चीजें। तो बस बख्त खां के नेतृत्व में मेरठ के सारे सिपाही रहेंगे और अंग्रेजों के खिलाफ क्या करेंगे भाई, विद्रोह प्रारंभ कर देंगे। चलिए आइए इन सारी बातों को एक बार यहाँ पे समझ लीजिए। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये समझ रहे हैं ना भाई सारे टाइम पीरियड। 10 मई 1857 को अंग्रेजी सैनिकों के खिलाफ मेरठ के जो सैन्य छावनी में जो भारतीय सिपाही थे उन्होंने हमला विरोध कर दिया और सारे अंग्रेजों से सारे हथियार छीनते हुए कहां पहुंच रहे हैं, दिल्ली। और दिल्ली के मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को भारत का राजा बादशाह घोषित करते हुए उनको कहा कि आप इस विद्रोह का नेतृत्व करिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, बहादुर शाह इस विद्रोह का नेतृत्व करने बोलते हैं। तो अब देखिए कहां पहुंच चुका है ये विद्रोह, दिल्ली आ चुका है भाई। अब सवाल यहां से ये बनेगा, देखिए पहली बार 1857 का जो विद्रोह है ये कहां हो रहा है, शहर में। अभी तक कहां हुआ था, वेस्ट बंगाल के बैरकपुर में मंगल पांडे ने ये विद्रोह प्रारंभ किया और फिर मेरठ के सैन्य छावनी में, शहर में कहीं नहीं हो रहा, अभी सब सिपाही लोग ही शामिल है।
अब ये जाकर के शहर में सम्मिलित हो रहा है और ये कब स्टार्ट हो रहा है, दिल्ली से स्टार्ट हो रहा है। और दिल्ली में ये विद्रोह का प्रारंभ कब होगा, 11 मई 1857 में। किसके नेतृत्व में, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय के सेनापति बख्त खां के नेतृत्व में। इसमें कौन सारे सिपाही है, सारे मेरठ के सिपाही सम्मिलित है। ठीक है, समझ में आ गया। तो पूछेगा पहली बार इस विद्रोह शहर में कब हुआ, कहाँ हुआ, दिल्ली में, कानपुर में, कहाँ पे हुआ था दोस्त, बिहार में, कहाँ हुआ तो दिल्ली में। ठीक है, और पहली बार 1857 का विद्रोह तो क्या बोलेंगे, वेस्ट बंगाल का बैरकपुर। तो चलिए यहां से पढ़ते हैं आगे। पहली बार ये विद्रोह शहर में हुआ। अभी तक विद्रोह कहाँ हुआ था, सैन्य छावनी में हो रहे थे। और 11 मई 1857 के सुबह सुबह ही मेरठ के सिपाही, मैंने आपको बताया कि सारे हथियार लेकर पहुंचे और 11 मई को ही अंग्रेजों के खिलाफ क्या हुए भाई, विद्रोह कर दिए थे। तो अब 12 मई 1857 से कंटिन्यू है। तो दिल्ली में ये विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, 11 मई 1857 को। जहां पे, अच्छा अब याद रखिएगा, ये विद्रोह प्रारंभ हुआ तो उधर अंग्रेज के तरफ से जो हेड थे, अंग्रेज सैनिक के जो हेड थे, कौन थे, साइमन फ्रेजर। और ये सवाल पूछा गया है कि 1857 का विद्रोह जो दिल्ली में हो रहा था, उस दिल्ली में 1857 के विद्रोह में अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हो गई थी। तो साइमन फ्रेजर की क्या हो जाती है भाई, इस विद्रोह में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, साइमन फ्रेजर 1857 का विद्रोह जो दिल्ली में चल रहा था, इसका इन्होंने क्या किया भाई, नेतृत्व करता किया अंग्रेजों के तरफ से। और इधर जो है भारतीय सिपाही कौन है भाई, सेनापति कौन है, बख्त खां मिर्जा मुगल के जगह में इनको नियुक्त किया गया। और मेरठ के सिपाहियों से ये भाई क्या हुई, इनकी भाई मृत्यु हो जाती है और इनमें साइमन फ्रेजर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है तो भाई अब फिर दूसरे अंग्रेज अधिकारी को भेजा जाता है दिल्ली में इस विद्रोह को शांत कराने के लिए अंग्रेजों की तरफ से। तो भाई यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन को समझिएगा। बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन है, बख्त खां। ये बख्त खां ने मेरठ के सैनिकों के साथ नेतृत्व किया था 1857 का विद्रोह का, कहाँ पे, दिल्ली में। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है साफ साफ, बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था, मिर्जा मुगल था, बहादुर शाह द्वितीय का बेटा था। लेकिन अनुभव में कमी के कारण बख्त खां को सेनापति बनाया गया था। तो मिर्जा मुगल पूछ लिया जाए तो अब आप समझ रहे हैं, यही एक्चुअल सेनापति थे, लेकिन अनुभव की कमी होने के कारण 1857 के विद्रोह में जो सेनापति किनको बनाया गया था, तो बख्त खां को बनाया गया था, दिल्ली के मुगल बादशाह कौन, बहादुर शाह द्वितीय के। ठीक, अब ये विद्रोह में पूछा जाएगा कि किस अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हो गई थी, तो साइमन फ्रेजर की मृत्यु हो गई थी। अब ये विद्रोह 1857 का विद्रोह पहली बार शहर में कहाँ हुआ, दिल्ली में। कब, 11 मई 1857 को सबसे पहले हुआ और सबसे कम समय तक चला। 20 सितंबर को यह विद्रोह भी समाप्त हो गया, अंग्रेजों ने इस विद्रोह को शांत कर दिया। ठीक है, तो अंग्रेज अधिकारी सब, साइमन फ्रेजर की मृत्यु हुई तो कौन आए, तो निकोलसन आए। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी निकोलसन आए और जो भारतीय सिपाही सेनापति थे बख्त खां के खिलाफ उनका काफी अच्छा मोर्चा संभाला। और बख्त खां फिर इनके पराजित होते हैं और बख्त खां भाग जाते हैं उत्तर प्रदेश। और जो मुगल बादशाह है बहादुर शाह द्वितीय, ये हुमायूं के मकबरा में जाकर के छिप जाते हैं। लेकिन इस युद्ध में याद रखिएगा, बख्त खां ने निकोलसन की भी बहुत क्षति पहुंचाई और इनको गोली भी लग गई थी। और फाइनली युद्ध समाप्त होने के बाद, यानी 20 सितंबर को अंग्रेज विजय हुए शांत, विद्रोह को शांत कराने में दिल्ली में। लेकिन 2 दिन के बाद निकोलसन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बख्त खां के बीच युद्ध हुआ, इस युद्ध के बख्त खां हार गए और यूपी भाग गए बख्त खां। लेकिन इस युद्ध में निकोलसन को क्या हो जाती है भाई, गोली लग जाती है, जिसमें बुरी तरह से घायल था। और 2 दिन बाद निकोलसन की मृत्यु हो जाती है। इस निकोलसन के बाद किनको भेजा गया, अंग्रेज के अधिकारी बना करके आए हडसन। ठीक है, निकोलसन के बाद दूसरे ब्रिटिश अधिकारी हडसन आए और हडसन ने जो दिल्ली के मुगल बादशाह है बहादुर शाह द्वितीय को क्या किया भाई, खोजना शुरू किया, पूरे किलेबंदी कर दिया। और इनको कहां से पकड़ा गया, बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरा में जो छुपा था वहां से इनको पकड़ा गया और इनके ऊपर राजद्रोह का केस चलाया, मुकदमा चलाया गया और इनको बर्मा के रंगून में भेज दिया गया। ठीक है, वहीं पे इनको जेल में भेज दिया गया और वहीं इनकी मृत्यु भी हो जाती है। निकोलसन के द्वारा पकड़ा गया, सॉरी निकोलसन के द्वारा नहीं हो गया, हडसन के द्वारा पकड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका निकोलसन नहीं होगा, यहाँ पे हडसन होगा। ठीक है, हडसन, क्योंकि हडसन आते हैं निकोलसन के मृत्यु के बाद, विद्रोह को शांत कराते हैं यही, और बहादुर शाह द्वितीय को पकड़ने वाला होता है हडसन। हडसन के द्वारा पकड़ा गया और उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया और बर्मा के रंगून जेल में इनको बंदी बनाकर भेज दिया गया। यहीं इनकी मृत्यु हो जाती है और फाइनली यहीं से मुगल वंश का भी अंत हो जाता है। ठीक है, वंश हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अब देखिए, दिल्ली में 1857 का विद्रोह शांत हो गया, लेकिन इस विद्रोह का प्रभाव धीरे धीरे अगल बगल के जो क्षेत्र हैं देखने को वहां मिलता है। लखनऊ में, कानपुर, झांसी, बिहार और आदि, यहाँ पे भी देखेंगे। देखिए स्ट्रैटेजी क्या बनी थी भाई, समझिएगा।
जो शोषण अंग्रेजों ने किया भारतीयों के ऊपर, यहाँ पे इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी कि रनोजी बापू और अजीमुल्ला खान ने लंदन में कि हम कब विद्रोह करेंगे, 31 मई को। और दिल्ली में ये विद्रोह कब हो गया आपका, 10 मई से प्रारंभ हो गया था, सॉरी 11 मई से प्रारंभ हो गया था ये विद्रोह, यानी 20 दिन पहले ये विद्रोह प्रारंभ हो गया। तो भाई सिंपल सी बात है ना, तो सारी जगह तो ये विद्रोह की बातें चलेगी ना, अभी पहुंची भी नहीं है कि हाँ क्या ये विद्रोह का घोषणा किया गया है 31 मई को, और ये विद्रोह दिल्ली से स्टार्ट हो गया, लेकिन चर्बी वाले जो तत्कालिक कारण के कारण ही। तो अब दिल्ली में ये विद्रोह शांत हो गया। अब दिल्ली की सारी घटनाओं को मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, फटाफट रिवीजन करा रहा हूँ, देखिएगा फटाफट चीजों को सुनिएगा। दिल्ली में क्या क्या चीजें आपने पढ़ा है। दिल्ली में यह विद्रोह 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, 11 मई को 1857 को। इस विद्रोह में मेरठ के सिपाही ने साथ दिया था, किसका, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का, और इसके सेनापति कौन थे, बख्त खां थे। ठीक है भाई, बख्त खां थे, यहाँ तक चीजें क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी की एक मृत्यु होती है, कौन, साइमन फ्रेजर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अंग्रेज अधिकारी आता है कौन, आपका निकोलसन इस युद्ध को समाप्त करता है, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद आता है हडसन। ठीक है, इसने क्या किया भाई, मुगल बादशाह को कहाँ से पकड़ा, जहांगीर का मकबरा से पकड़ा। ठीक है, हुमायूं का मकबरा, जहांगीर हुमायूं के मकबरा से इनको क्या पकड़ा, और इनको कहाँ भेज दिया गया, वर्मा के रंगून में। तो बोला आपको जाएगा कि जो दिल्ली में 1857 का विद्रोह हुआ, इस विद्रोह के शांत कराने के लिए कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी थे, तो निकोलसन ने विद्रोह को शांत कराया था, मृत्यु हो गई, और फिर हडसन ने पकड़ा भी था। और किसकी मृत्यु हो गई थी, किस अंग्रेज अधिकारी की, विद्रोह में ही मृत्यु हो गई। देखिए इनका भी मृत्यु होता है, लेकिन युद्ध के बाद, युद्ध विजय हो गया अंग्रेज, 1857 का विद्रोह शांत करा सका है दिल्ली में, उसके बाद इनकी मृत्यु हो रही है। तो इन दोनों का नाम याद रखना है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया, दिल्ली पूरा रिवीजन कंप्लीट है, सारे पॉइंट याद हो गए दिल्ली। अब इस विद्रोह का जो प्रभाव देखने को मिलेगा हमें अवध में, अवध कहने का मतलब है लखनऊ। तो चलिए लखनऊ के बारे में समझते हैं। तो अब इस विद्रोह का प्रभाव हमें कहाँ देखने को मिलेगा, अवध। अवध मतलब समझ के चलना लखनऊ, ये लखनऊ को ही अवध कहा जा रहा है। देखिए अभी आपको अब ये पहले समझना होगा कि अवध में यानी कि लखनऊ में 1857 का विद्रोह क्यों हुआ। जैसे कि दिल्ली में मैंने आपको बताया कि दिल्ली में जो मुगल बादशाह है बहादुर शाह द्वितीय, इनके ऊपर क्या किया गया था भाई, अंग्रेजों ने सबसे पहले तो जो उनके द्वारा चलाए जाते थे जो सिक्के, उनके नाम को हटा दिया गया। उनसे कहा गया था कि अगला जो आपकी मृत्यु के बाद कोई दूसरा जो मुगल बादशाह होगा वो बादशाह का मतलब कि पद ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, बादशाह से जो नीचे का पद होता है वो ग्रहण करेगा, और जो लाल किला जो क्षेत्र में जो मुगल बादशाह जो बैठते हैं वो इसे हटेंगे यहाँ से, और कहाँ जाएंगे, कुतुब मीनार जैसे छोटे किले में, और इस लाल किला में अंग्रेजों का यहाँ पे क्या होगा भाई, बैठना पूरा का पूरा साम्राज्य यहाँ पे होगा। तो यहाँ से इसलिए मुगल बादशाह भाई अंग्रेजों के भाई क्या थे भाई, मतलब कि खफा थे, इनसे विद्रोह के रूप लिए हुए थे। और इनका साथ कौन दिया, मेरठ के सिपाही। ठीक है, जो आपने देखा कि 11 मई को सुबह सुबह पहुंच रहे हैं मुगल बादशाह के पास। अब अवध में ऐसा क्या हुआ था, तो देखिए अवध का सबसे पहले समझिए क्या हुआ। यहाँ के जो अवध जो क्षेत्र का संस्थापक है कौन है, शहादत खां है। ठीक है, अब शहादत खां ने क्या किया था, 1802 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा चलाई गई जो संधि थी, सहायक संधि पे हस्ताक्षर किया हुआ था। मतलब ये कि अवध का राजा तो आप ही रहेंगे शहादत खां, यानी ये अवध है तो इसका राजा तो शहादत खां है, लेकिन इस क्षेत्र में आपकी कोई भी सेना नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आपने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया, करना पड़ेगा भाई, अगर नहीं करेंगे तो आइए हमसे फरिया लीजिए, अंग्रेजों से कैसे फरिया पाते हैं आप। तो यहाँ पे जो सेना आप देख रहे हैं ये सारे सेना किसके हैं, अंग्रेजी के सेना है। ठीक है, आप राजा हैं, आप अपनी सारी चीजों को जैसे व्यवस्थित करना करिए, आपके क्षेत्र की सुरक्षा के लिए हमारी सेना बैठी हुई है। तो यहाँ पे हस्ताक्षर किए हुए थे। देखिए मैं रीजन बता रहा हूं कि ये विद्रोह अवध में क्यों स्टार्ट हुआ। ये हमेशा के लिए राजा रहेंगे। ठीक है, सहायक संधि में ही बात किया गया, केवल हमारी सेना आपके क्षेत्र में होगी जो हमारे आपकी सुरक्षा के लिए होगी, ऐसा बात कह करके सहायक संधि पर हस्ताक्षर करते तो वहां के राजा भी सोचते तो भाई ठीक है हमारी सुरक्षा के लिए सेना बैठा ही रहे, सेना के लिए अगर हम रखेंगे तो उनको खर्च वगैरह करना, सब कुछ देना भी पड़ेगा, तो एक तरह से अच्छे है, इसलिए लोग सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देते थे। लेकिन इसका मोटिव तो कुछ और होता था अंग्रेजों का, कि पहले सैनिक को बैठा लेना अपने, और उसके बाद क्या करना, अंग्रेज को जो यहाँ के राजा उसके बाद आक्रमण करना, या सीधा बोलना कि भैया अब आप हमारे साम्राज्य में मिल जाइए। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास न सेना है, आप जो विद्रोह करिएगा। तो बस यही बात यही होती है। 1798 में
अच्छा, ये तो मैं यहाँ बताया है कि सबसे पहले सहायक संधि में, ये सब मैंने बता रखा है, हैदराबाद के निजाम ने हस्ताक्षर किया था, फिर मैसूर और राजा तंजौर के किए 1799 में, 1801 में अवध ने हस्ताक्षर किया था। इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद 1802 में, सॉरी 1848 में लॉर्ड वेलेजली क्या बनेंगे, 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल बनते हैं और इनके द्वारा लाया जाता है व्यापकत्व का सिद्धांत यानी कि हड़प नीति। इनका इस समय अवध का राजा कौन है, तो वाजिद अली शाह थे। इन्होंने हड़प नीति में ये कहा कि जिस भी राजा का अगर पुत्र नहीं है तो उस राजा की मृत्यु के बाद उस साम्राज्य किसके अधीन हो जाएगा, अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। अगर उसकी बेटी है तो भी उनका साम्राज्य उस बेटी को नहीं मिलेगा। ये थी हड़प नीति। तो अवध का नवाब जो है वाजिद अली शाह थे। इनके बेटे, ठीक है, इनके बेटे का नाम क्या है, बिरजिस कादिर, यानी कि इनका पुत्र था बिरजिस कादिर। इनकी पत्नी है बेगम हजरत महल, उनसे ही इनका पुत्र हुआ है बिरजिस कादिर। तो भाई इस हड़प नीति से अवध तो अंग्रेज साम्राज्य को अपने अधीन नहीं कर सकता था। मैंने बताया है हड़प नीति से कितने क्षेत्र को बिना लड़े ही अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में विलय कर लिया था। तो हड़प नीति से अवध को अपने अधीन नहीं लिया जा सकता था क्योंकि इनके पुत्र थे भाई, शामिल नहीं कर पाया। तो लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में क्या कहा कि कुशासन के आधार पर, मतलब कि जो वाजिद अली शाह जो वहां के राजा है, आप अच्छे प्रकार से शासन नहीं कर पा रहे हैं अवध में, इसीलिए ये क्षेत्र जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जा रहा है। अब इस चीज को समझिए, अवध में सेना किसका है, अंग्रेज का, क्योंकि सहायक संधि शहादत खान ने पहले हस्ताक्षर कर रखा है। अभी राजा वाजिद अली शाह तो हैं, लेकिन केवल राजा, इनके पास कोई सेना नहीं है। तो अब इनको पता चल चुका है कि भाई हम अब अंग्रेजों से तो लड़ सकते नहीं है, इसलिए इन्होंने अपनी पत्नी से कहा, बेगम हजरत महल जो इनकी पत्नी है, इनको कहा कि हम यहाँ से चलते हैं कलकत्ता, क्योंकि हम अंग्रेजों से जीत हासिल नहीं कर सकते हैं, ना ही उनका हम विद्रोह कर सकेंगे। लेकिन उनकी पत्नी कलकत्ता जाने से मना करती है, लेकिन वाजिद अली शाह चले जाते हैं कलकत्ता। अब आगे की बातें सुनिएगा। वाजिद अली के पास सेना थी नहीं क्योंकि इन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर रखा था, इसलिए इनको पता था अंग्रेजों से हम जीत नहीं पाएंगे। तो अपनी पत्नी बेगम हजरत महल को कोलकाता चलने को कहा, लेकिन बेगम हजरत महल ने क्या की, मना कर दी। लेकिन वाजिद अली शाह कलकत्ता चले जाते हैं। बेगम हजरत महल ने क्या किया, अब बेगम हजरत महल खफा है भाई कि ये किस मतलब नीति के आधार पर अंग्रेज ने इस साम्राज्य, हमारे पूरे साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। बेगम हजरत महल ने अपने बेटे बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित की और खुद को सेनापति, और अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह कर दी। ये विद्रोह क्यों हुआ समझ में आ रहा है ना। 4 जून 1857 को अवध में 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुआ। क्यों हुआ, अवध को कुशासन के आधार पर क्या किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा अपने साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। तो बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया और फाइनली ये विद्रोह जो हुआ था चिन्हट, ठीक है ना, चिन्हट कानपुर का ही एक स्थान है, का चिन्हट, सॉरी लखनऊ के पास ही है, जिसे हम चिन्हट का युद्ध भी कहते हैं। देखिए ये लिखना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चिन्हट का युद्ध किसी को पता ही नहीं है भाई। पहले तो ये समझ लीजिए कि चिन्हट का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, बेगम हजरत महल और किसके बीच, अंग्रेज के सिपाहियों के बीच में हुई। ये चिन्हट है कहाँ, तो लखनऊ के पास एक छोटा सा क्षेत्र है, वहीं पे ये विद्रोह हुआ 4 जून 1857 में। और इस युद्ध में जो अंग्रेज के जो सिपाही या अधिकारी जो थे हेनरी लॉरेंस मारे जाते हैं, इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो पूछा जाएगा चिन्हट के युद्ध में किस अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हुई, तो याद रखिएगा हेनरी लॉरेंस मारे जाते हैं। और इसके बाद फिर जो अंग्रेज अधिकारी आते हैं, याद रखिएगा कॉलिन कैंपबेल, और इन्होंने अवध को चारों तरफ से घेर लिया था, ठीक है, पूरी सेना के साथ अवध को घेर लिए। और फाइनली बेगम हजरत महल को अपने बेटे के साथ अवध से भागना पड़ा और ये चले कहाँ गए थे, नेपाल, और नेपाल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। अंग्रेज इनको पकड़ नहीं पाते हैं, ना ही बेगम हजरत महल और ना इनको। तो याद रखिएगा पूछा जाएगा 1857 के विद्रोह में किसको अंग्रेजों ने पकड़ा नहीं था या अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आए थे, तो बेगम हजरत महल। और पहली महिला बेगम हजरत महल ही थी जिसने 1857 के विद्रोह में विद्रोह की थी अंग्रेजों का। तो याद रखना है रानी लक्ष्मीबाई नहीं थी पहली महिला। तो देखिए बेगम हजरत महल प्रथम महिला है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में विद्रोह का नेतृत्व किया था। लक्ष्मीबाई दूसरी महिला होगी। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक चीजें। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई थी, उनके पुत्र नेपाल भाग जाते हैं। और तो भाई अब यहाँ पे बताइए, अब अवध को चलिए हम लोग रिवाइज कर लेते, हो गया अवध खत्म। तो अवध में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले इनके संस्थापक शहादत खां हैं, सहायक संधि पे 1801 में हस्ताक्षर कर दिए। इस समय राजा कौन है,
वाजिद अली साथ है। वाजिद अली से के पुत्र कौन है? बिरजिस कादिर है। उनकी पत्नी कौन है? बेगम हजरत महल है। यहाँ पे अवध में कब विद्रोह हो रहा है? 4 जून 1857 में चिन्हट का युद्ध से ही स्टार्ट हो गया है। चिन्हट का युद्ध कहाँ है? लखनऊ। चिन्हट कहाँ है? तो लखनऊ के पास क्षेत्र है। इस युद्ध में किस अंग्रेज अधिकारी का मृत्यु? तो लॉरेंस की मृत्यु हो जाती है। और इस अवध में 1857 का जो अंग्रेज के अधिकारी जो होते हैं, जो शांत करते हैं, कौन करते हैं भाई? तो कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल को तुरंत अवध भेजा जाता है लखनऊ, और बोला जाता है कि तुरंत बेगम हजरत महल को कंट्रोल किया जाए, ताकि ये विद्रोह बहुत ज्यादा तेज और विस्तार ना हो जाए, इसीलिए। तो अवध भी खत्म हो गया यहाँ तक। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब ये विद्रोह का प्रभाव कानपुर में देखने को मिलेगा। तो कानपुर के इतिहास को समझते हैं। देखिए, कानपुर वो शहर था जहां पे अंग्रेजों का सैन्य अड्डा होता था। ये सवाल पूछा गया, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? गैरिसन शहर। ठीक है, कानपुर अंग्रेजों का गैरिसन शहर था। कौन कौन? तो वेस्ट बंगाल, बैरकपुर, मेरठ, कानपुर या अवध या लखनऊ। तो अवध लखनऊ तो नहीं था, वो तीनों था। टिक करके आइएगा तीनों को। अंग्रेज जिस शहर में सैन्य अड्डा बनाते तो उस शहर में गैरिसन शहर कहा जाता था, जैसे बैरकपुर हो गया, मेरठ हो गया और कानपुर हो गया। क्लियर है यहाँ तक चीजें? अब कानपुर का कहानी को समझिएगा क्या होता है यहाँ पे। तो अब समझेंगे पहले कि कानपुर में ऐसी क्या बातें थी जो ये 1857 का विद्रोह कानपुर में स्टार्ट हुआ। दिल्ली आपने समझा, बाजीराव मुगल बादशाह जो बहादुर शाह द्वितीय है, उनकी परेशानी के कारण। अवध में हड़प नीति के कारण बेगम हजरत महल खफा थी, इसलिए वो विद्रोह हुआ। कानपुर की बातें समझिएगा। तो देखिए, मराठा साम्राज्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। मराठा साम्राज्य जो है साउथ में, दक्षिण में हुआ करता था ये साम्राज्य। और इस साम्राज्य में जो प्रमुख हुआ होता था उनको क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था। ठीक है, मराठा साम्राज्य के जो प्रमुख हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था। तो 1818 में अंग्रेजों ने क्या किया? इस पेशवा पद को ही खत्म कर दिया, यानी कि समाप्त कर दिया। और जो मराठा साम्राज्य के जो पेशवा थे उस समय, पेशवा प्रमुख कौन थे? बाजीराव द्वितीय थे। बाजीराव द्वितीय को क्या किया? 1818 में पूना से इनको भेज दिया गया कानपुर। ठीक है, कानपुर क्षेत्र में आप रहिए। कानपुर क्षेत्र आपका, आपके अधीन रहेगा, सेना हमारी रहेगी वहां पे। और आपको इसके बदले केवल आपको क्या किया जाएगा? पेंशन अंग्रेजों की तरफ से दिया जाएगा। मतलब आप स्टोरी समझिए कि कानपुर में ये विद्रोह क्यों स्टार्ट हुआ 1857 का। मराठा साम्राज्य का जो प्रमुख हुआ करते थे, जो हेड हुआ करते थे, उनको कहा जाता था पेशवा। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य का जो पेशवा था कौन था भाई? बाजीराव द्वितीय थे। 1818 में अंग्रेजों ने क्या किया? इस पेशवा पद को समाप्त किया। और बाजीराव द्वितीय को कहां भेज दिया गया? पूना से कानपुर में पेंशन, हर साल आपको सालाना इतना पेंशन दिया जाएगा, आप यहाँ पे बैठिए। और आपको पता है ये घटना 1818 है। और 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था भाई? हड़प नीति लाया। ठीक है, बाजीराव द्वितीय का अपना कोई पुत्र नहीं था, इनका दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र था। कौन था उनका गोद लिया हुआ पुत्र? उनका नाम था भाई नाना साहेब। ठीक है, नाना साहेब थे जो गोद लिए हुए पुत्र थे, जिनका नाम याद रखिएगा। नाना साहेब को क्या कहा जाता? धोंदू पंत भी कहा जाता। ठीक है, मूल नाम से भी क्वेश्चन बन जाता। धोंदू पंत किनको कहा जाता? नाना साहेब। तो बाजीराव द्वितीय के भाई ये दत्तक पुत्र, यानी गोद लिए हुए पुत्र है भाई। तो भाई आप बाजीराव तो समझ गए भाई कि भाई हमारे मृत्यु के बाद ये क्षेत्र तो भाई अंग्रेज अपने अधीन कर लेंगे 1848 के हड़प नीति के कारण। तो अब ये एक मेन रीजन जो है, नाना साहेब इस युद्ध के लिए कानपुर में 1857 का विद्रोह छेड़ेंगे। अब यही कानपुर में हो क्या रहा है? कानपुर में मैंने क्या बताया? सैन्य अड्डा। यहाँ पे 56वीं और 97वीं रेजिमेंट के जो सिपाही है, मंगल पांडे को उधर फांसी पे चढ़ा देना चर्बी वाले कारतूस के कारण यहाँ के सारे सिपाहियों ने क्या किया? नाना साहेब को क्या किया भाई? नाना साहेब के नेतृत्व में कहा कि भैया आप, नाना साहेब जो है, आप इस कानपुर के ही बादशाह हैं और आप इस विद्रोह का नेतृत्व करिए और हमारा फुल सपोर्ट रहेगा। तो नाना साहेब के नेतृत्व में पूरे कानपुर को क्या किया? सारे भारतीय सिपाहियों ने घेरेबंदी कर ली और अंग्रेज को यहां से भगा दिया। यानी कि पूरे कानपुर पे कंट्रोल फिर से नाना साहेब का हो गया। समझिए फिर से चीजों को। हुआ क्या भाई? बाजीराव द्वितीय है, इनके मृत्यु के बाद 1848 के हड़प नीति के कारण अब ये पूरा कानपुर क्षेत्र किसके पास चला जाएगा? ऑलरेडी तो ये पेशवा का पद इनको समाप्त किया गया था, इस कारण भी खफा हैं ये लोग, मराठा लोग यहाँ से, तो जो अभी कानपुर में बैठे हुए थे। और इनके पुत्र दत्तक पुत्र हैं। तो अब ये दत्तक पुत्र होने के कारण अब ये भाई 1857 के विद्रोह में भाग लेंगे। और इसका मेन रीजन इनको सपोर्ट मिलता है कानपुर के 56वीं और 97वीं रेजिमेंट के सिपाहियों का। तो भाई पूरे कानपुर को घेर लेते हैं, किलेबंदी कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही कि नहीं भाई, ये बताइएगा। ठीक है और यहाँ पे कहा जाता है, एक स्टोरी इसको समझ लीजिए, सुन लीजिए। कहा जाता है कि कानपुर के जो पूरे बहुत सारे अंग्रेजों के अंग्रेज सैनिक जो थे उनकी मृत्यु भी होते हैं।
और एक जो अंग्रेज सैनिक की जो मृत्यु होते तो उनके जो उनके जो मतलब महिला हुए और उनके जो बच्चे हैं उनको क्या कर लिया गया था भारतीय सिपाहियों के द्वारा, मतलब कि नाना साहेब के जो सिपाही है उन्होंने क्या किया, इनको कैद कर लिया था। ऐसे 120 महिला और बच्चे को कैद कर लिए और कहा गया कि इनको क्या कर दिया गया, इनका हत्या कर दिए थे नाना साहेब के सिपाही को। और इस घटना को कहा जाता है सती चोरा की घटना। तो अगर सती चोरा की घटना से क्वेश्चन बन जाए तो अब आपसे बन जाएगा क्या है, मैंने ये बताया कि 56वीं 97वीं के रेजिमेंट के सिपाहियों का साथ किसको मिलता, नाना साहेब के नेतृत्व में कानपुर में विद्रोह स्टार्ट किए। क्यों स्टार्ट हुआ ये समझ में आ गया। इनका साथ किनको मिला, नाना साहेब को सिपाहियों का। भाई ये कानपुर के सिपाही 56वीं 97वीं के रेजिमेंट और पूरे कानपुर को किले को घेर लिया। अंग्रेज के कई सारे सैनिकों की मृत्यु हुई और उनके जो महिला और बच्चे थे उनको क्या कर लिया भाई, कैद कर लिए थे भारतीय सिपाही नाना साहेब के सिपाहियों ने। और 120 महिला बच्चों की इन्होंने हत्या कर दी और इस घटना को ही कहा गया सती चोरा। और फिर फाइनली अंग्रेज के अधिकारी को फिर से भेजा गया कानपुर। जो नेतृत्व करता थे अंग्रेजों के अधिकारी का कौन थे, एक थे आपके कॉलिन कैंपबेल, ठीक है। कौन थे, नाम याद रखिएगा, कॉलिन कैंपबेल और हैवलॉक। इन्होंने क्या किया, नाना साहेब के मतलब जो सिपाही उनके ऊपर आक्रमण करके फिर से पूरे कानपुर को अपने घेरेबंदी में किलेबंदी कर दिया सारे अंग्रेज के सिपाहियों से। और नाना साहेब यहाँ से भाग कर कहाँ चले गए भाई, नेपाल चले गए। तो ये स्टोरी है कानपुर की। चलिए अब आइए पहले स्टोरी को यहाँ पे समझते हैं और भी अच्छे से। 1818 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने मराठा का जो पेशवा पद उसको समाप्त किया, ठीक है। और पेशवा जो प्रमुख हुआ करते थे बाजीराव द्वितीय को पूना में, यानी जो महाराष्ट्र में पूना है वहां से उनको कानपुर के निकट बिट्ठूर में बैठा दिया और बोला कि आप इस क्षेत्र में बैठिए और यहाँ पे भैया आपको जो है पेंशन दिया जाएगा, ठीक है। इनका कोई पुत्र नहीं थे, इनके दत्तक पुत्र गोद लिए हुए नाना साहेब। मूल नाम कौन थे इनका, धोंदू पंत था इनका नाम, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। एक चीज़ यहाँ शायद नोट्स में भी मिसिंग है, मैं यहाँ पे बताया भी नहीं आपको। चलिए नोट्स में मिसिंग नहीं है, मैंने बताया नहीं, कोई नहीं अभी मैं कर दूंगा। तो यहाँ तक क्लियर है। नाना साहब क्या थे, इनके दो गोद लिए हुए पुत्र थे, दत्तक पुत्र थे, ठीक है। अब लॉर्ड डलहौजी का आपको पता है हड़प नीति, यहाँ पे मैंने वही लिखा, लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति से दत्तक पुत्र होने के कारण अंग्रेजों ने नाना साहेब की पेंशन बंद कर दी कि भैया अब ये कानपुर जो है क्षेत्र हमारा हो गया है, अब आपको कोई पेंशन वगैरह दी नहीं जाएगी, ठीक है। क्योंकि बाजीराव द्वितीय को क्या किया गया था भाई, पेंशन देख आप बोला गया था कि आप यहाँ पे रहिए, सारा पेशवा समाप्त होता है, कानपुर में आप बैठिए, आपको पेंशन दिया जाएगा। आपके मृत्यु के बाद कानपुर वाला क्षेत्र अंग्रेजों का दिन, क्योंकि हड़प नीति के कारण अब नाना साहब को फिर पेंशन क्यों देना भाई, आप उनके पुत्र तो है नहीं, इसीलिए इनका पेंशन बंद कर दिया गया। नाना साहेब का जो दीवान था अजीमुल्ला खां था, याद रखिएगा, इनका दीवान से पूछा जाता। नाना साहेब यानी कि धोंदू पंत के कौन थे भाई, दीवान अजीमुल्ला खां थे। और नाना साहेब जो कानपुर में विद्रोह करते, इनका किसका साथ मिलता, कानपुर के 56वीं और 97वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने जब विद्रोह किया तो नाना साहेब उनका सहयोग प्राप्त किए। और 5 जून 1857 में कानपुर में नाना साहेब का अधिकार हुआ। पूरे 5 जून में कानपुर को अपने अधीन कर लिया था नाना साहेब। नाना साहेब ने स्वयं को कानपुर का पेशवा घोषित किया, ठीक है। जो पेशवा पद समाप्त कर दिया था अंग्रेजों ने, कानपुर का पेशवा खुद को घोषित किया। और तांत्या टोपे, जिनको रामचंद्र पंडुरंग भी जिनका मूल नाम है, उनको प्रधान सेनापति घोषित किया। फिर फाइनली अंग्रेजों की तरफ से कैंपबेल और हैवलॉक के नेतृत्व में कानपुर शहर पर पूरा अपना अधिकार कर लिया गया और नाना साहेब कहाँ चले गए भाई, नेपाल भाग गए। अब इसके आगे यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देखिए कंटिन्यू तो यहाँ से अब हमें चलना है झांसी में, लेकिन भाई यहाँ पे लिखा नहीं है भाई, मैं तो अभी आपको फिर नोट्स अपलोड कैसे करूँगा, इसलिए यहीं तक आज क्लास करेंगे। समझिए पहले, देखिए हम कैसे आए पहले भाई, देखिए हम चीज़ों आपको यहाँ पे पूरा एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ सारी चीज़ें। देखिए 1857 के विद्रोह का स्टेप बाय स्टेप चलिए समझते हुए, सबसे पहले हम वेस्ट बंगाल के बैरकपुर से चीज़ों को स्टार्ट किए हैं। बैरकपुर से ये विद्रोह कहाँ आ गया, मेरठ में आ गया। मेरठ से पहली बार ये शहर में एंट्री कर रहा है, कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में आपने देखा बहादुर शाह द्वितीय की सारी कहानी समझे। दिल्ली के बाद ये आपका अवध आया, अवध बेगम हजरत महल के बारे आपने समझा। और फिर अवध के बाद ये विद्रोह का प्रभाव आपने कहाँ देखा, कानपुर में। कानपुर में कौन यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे भाई, नाना साहेब, और इनके जो सेनापति थे कौन थे भाई, तात्या टोपे थे। अब कानपुर से में देख लिया, यहाँ पे विद्रोह हुआ, अंग्रेजों ने फिर शांत किया। यहाँ पे कॉलिन कैंपबेल और हैवलॉक हो गया शांत कराने वाले। दिल्ली में आपके निकोलसन और हडसन थे, किनका मृत्यु हो गया था। ये सब चीज याद रखिएगा, जितना चीज मैंने यहाँ पे बताया सब आपका पीटी लेवल पर क्वेश्चन है और मेंस लेवल पे पूछा जाएगा, तो बस इस नोट्स को छाप देना बढ़िया से, ठीक है। अपनी और भी थोड़ी सी विचारधाराओं को लिखते हुए, अपनी चीजों को थोड़ा सा प्रकट करते हुए भाई, आंसर राइटिंग में आपका भी थोड़ा व्यवहार होना चाहिए लिखन शैली में, ठीक है। तो आगे अब हम लोग देखेंगे झांसी में इस विद्रोह का क्या प्रभाव रहा है, बिहार देखेंगे, फिर भी झांसी और बिहार दोनों में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कल आपका पूरा मैं खत्म कर दूंगा, पूरा इलाहाबाद, बरेली, बिहार देख लेंगे, ठीक है। यहाँ झांसी देखते हुए पूरा क्षेत्र का खत्म होगा, फिर हम इसके प्रकृति पे आ जाएंगे।
4 क्लास लग जाएगा इस क्लास 1857 के विद्रोह को खत्म करने में, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहाँ समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तो तब तक के लिए भाई धन्यवाद, ठीक है। और हमारा एप्लीकेशन है ये इंस्टॉल कर लीजिएगा जो इच्छुक है भाई अच्छे से तैयारी करने के लिए, ठीक है।